नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 6वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सीटेट के लिए पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों को डिटेल में समझने के लिए चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पठनस्य अधोगामी प्रक्रियायाः बलम अस्ति, यानी कि जो टॉप डाउन मेथड होता है वो किस पर बल देता है। तो ध्यान से समझिएगा, टॉप डाउन मेथड होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एक टॉपिक में लिख रहा हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो यहां फिर से मैं लिख रहा हूं वर्बल और यहां लिख रहा हूं नॉन वर्बल। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन था ये पूरा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है और ये इसका पार्ट है। क्या है? वर्बल इसका पार्ट है और नॉन वर्बल भी इसका पार्ट है। यानी कि टॉप डाउन मेथड में क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि हम लोग पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण से अंश की तरफ, यानी कि होल टू पार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 पूर्णात अंशः प्रति, यानी होल टू पार्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः अधिगम काले शिशुक्षुभिः गंतव्यम, यानी कि भाषा के अधिगम काल के दौरान जो शिशु है वो किससे गुजरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अर्थात स्वरूपम प्रति, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए इंग्लिश या फिर संस्कृत बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो उसके जो कठिन वर्ड्स होंगे उनके मातृभाषा में ट्रांसलेट करके उसको बताया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए स्वरूपम, यानी कि स्व मतलब अपने और रूपम मतलब कि अपने जानने वाले भाषा में अनुवाद करने के सेंस में है। ठीक है, तो जो भी अधिगम काल के भाषा अधिगम काल के दौरान बच्चे किससे गुजरते हैं, तो अर्थात स्वरूपम प्रति इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्षे विद्यालय पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा अस्ति, तो अंग्रेजी को आंग्ल भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में विद्यालय के पाठ्यक्रम में जो आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी है उसका अस्तित्व क्या है। तो ये द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ की जो एक तरीके से मदर टंग होती है उसको पढ़ाया जाता है और सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी कंपलसरी पढ़ाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो गया और मदर टंग हिंदी हो गया फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, यानी आंग्ल भाषा को पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से अगर पंजाब में जाएंगे तो वहाँ की मदर टंग पंजाबी है, तो वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी हो जाएगा और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसे आंग्ल भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, द्वितीय भाषा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संसाधन रूपे बहुभाषात्वस्य अर्थो अस्ति, एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को संसाधन के तौर पर देखता है, तो उसका क्या अर्थ है आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि बहुभाषिकता होती क्या है। तो एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, एक अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई विद्यालय है जिसमें उत्तर प्रदेश के छात्र के साथ साथ पंजाब का भी छात्र है, उड़ीसा का भी छात्र है और साउथ का भी छात्र है, साउथ इंडिया का भी छात्र है। तो इस हिसाब से उनकी जो मदर टंग होगी, पंजाब का पंजाबी हो जाएगा, उड़ीसा वाले का उड़िया हो जाएगा, यूपी वाले का हिंदी हो जाएगा, इसी प्रकार से साउथ वाले का मलयालम, तेलुगु, तमिल में से कुछ भी हो सकता है। तो अब इन सब कंडीशन में जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि टीचर इन सबकी मातृभाषा में उन सबको बता पाए? नहीं पॉसिबल है। तो बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उनको उनकी मदर टंग में स्वतंत्रता दी जाए कि आप अपनी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि बच्चे उसमें कक्षा में सहज महसूस करें और उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संदर्भ को जब आप कक्षा में लाते हैं, यानी उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उनको मौका देते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में अपने विचार को रखिए, तो वो एक तरीके से अपने माहौल, उस विद्यालय के माहौल का अपने आप को हिस्सा समझने लगते हैं और उनकी जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सहज हो जाती है, उनके लिए वो कंफर्टेबल हो जाती है। तो यही बहुभाषिकता होती है, यानी कि सभी की मातृभाषा को सम्मान देना। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, सर्वासु कक्षासु आंग्ल भाषाया प्रयोगा प्रोत्साहनम, यानी कि सभी बालकों को अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि ये बहुभाषिकता, ये निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, यथासंभवम अधिकानाम भाषाणाम अधिकम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने की बात की जा रही है। तो बहुभाषिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप सबकी भाषा सीख लें, कहाँ तक आप भाषा सीखेंगे। भारत में जितने राज्य हैं सबकी मातृभाषा अगर अलग होगी तो क्या प्रैक्टिकली संभव है कि एक बच्चा इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख पाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि सबकी भाषा को सीखना ये बहुभाषिकता नहीं है। बहुभाषिकता का मतलब ये है कि सबकी भाषाओं को सम्मान देना और सबकी भाषाओं को कक्षा में जगह देना। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, सर्वान छात्रान अधिका भाषा शिक्षेयुतम, ये कहा जा रहा है कि सभी छात्रों को अधिक से अधिक भाषा का शिक्षा देना चाहिए, तो ये भी निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षुणाम छात्राणाम भाषाणाम विद्यालय अध्यापनार्थ प्रयोगः, यानी कि बच्चों की जो मातृभाषा है, जो बच्चों की भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है, उसको अध्यापन अध्ययन के संदर्भ में प्रयोग किया जाए, यानी कि बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने मदर टंग में और टीचर भी जितना पॉसिबल हो सके उनको उसी की मातृभाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये होता है बहुभाषिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निरंतर मूल्यांकन से अर्थो अस्ति, यानी कि जो सतत मूल्यांकन हम लोग बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सतत मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ाया गया या फिर एक पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, तो उसके बाद से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए कि कहीं बच्चे को उस कॉन्सेप्ट या फिर उस चैप्टर में दिक्कत तो नहीं है। यही निरंतर या फिर सतत मूल्यांकन का मतलब होता है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर देंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया है निरंतर रूपेण छात्राणाम मूल्यांकनम, यानी कि कहा जा रहा है कि लगातार छात्रों का केवल मूल्यांकन ही किया जा रहा है, बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ना कोई चैप्टर पढ़ाया गया, केवल उसकी परीक्षा ली जा रही है, केवल मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ये निगेटिव है। निरंतर मूल्यांकन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप रोज रोज केवल टेस्ट ही ले रहे हैं, बच्चे को कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रतिदिनम छात्राणाम परीक्षा प्रत्येक छात्र से च अभिलेख, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रतिदिन केवल परीक्षा ली जाए और प्रत्येक छात्र का एक तरीके से अभिलेख तैयार किया जाए कि उसने कैसा परफॉर्म किया, इस हिसाब से। तो बिना पढ़ाए आप किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं? मूल्यांकन इसलिए होता है ताकि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं है ये जानने के लिए, और आपने कुछ पढ़ाया नहीं, रोज रोज केवल मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि छात्र से अधिगम विषय नियमित रूपेण सूचनम, यानी कि छात्र के अधिगम विषय के रूप में रोज रोज नियमित रूप से सूचना देने की बात की जा रही है, तो ये भी निगेटिव है। ठीक है, केवल आप नियमित रूप से केवल सूचित नहीं कर सकते कि बच्चों को फीडबैक के तौर पर कि तुम ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, मतलब आप बिना पढ़ाए केवल मूल्यांकन कर रहे हैं और उसका फीडबैक बच्चों को दे रहे हैं या फिर उसके अभिभावक को दे रहे हैं सूचना के तौर पर, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, काल आंतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखश्च, ये इसका सही जवाब हो गया। काल अंतर मतलब कि एक समय के बाद, अब ये समय कौन सा होगा? ये समय वही समय है जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो इस समय के बाद यानी चैप्टर जब खत्म हो गया उसके बाद आप बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन करेंगे ताकि वो कितना सीखा है या फिर कहीं उसको समस्या तो नहीं आ रही है, ये जांचने के लिए सतत मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत, यानी कि काव्य पढ़ाते समय, कविता पढ़ाते समय निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि समीक्षात्मक चिंतने, यानी कि चिंतन करने की बात की जा रही है, समीक्षात्मक चिंतन, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखिए, ये तो कंफर्म है कि इन चारों में से कोई एक ही निगेटिव होगा और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 3 तो पॉजिटिव लेकर के आपको चलना ही चलना है। समीक्षात्मक चिंतन करने का मतलब कि उसमें आलोचना भी होगी और समालोचना भी होगी, तो जो भी कविता का अर्थ है वो बच्चे को आप अर्थ बताते हैं तो बच्चा उसके बारे में चिंतन करता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है समीक्षात्मक चिंतन, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, लेकिन हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए, काव्य साधनेसु, काव्य को साधने के रूप में कहा जा रहा है, यानी कि काव्य का अर्थ ग्रहण करने के सेंस में है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पहला देखिए, माफ कीजिएगा, प्रशंसाया मनोरंजने च, यानी कि कविता पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि मनोरंजन बच्चों का हो सके, क्योंकि कविता जब पढ़ते हैं बच्चे लय में तो उनको आनंद मिलता है। ठीक है, तो ये मनोरंजन वाला तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस में। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, व्याकरण अध्यापने, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि कविता पढ़ाते समय व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि एक कविता में आप व्याकरण के सभी नियमों को बच्चों को नहीं सिखा सकते। कविता का मतलब ये होता है कि बच्चे आनंद लेने के लिए लय में सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें व्याकरण अध्यापन
एक तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषायाः अध्यापने शिक्षणे च किम महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि भाषा अध्यापन शिक्षण के समय निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाया जाए। भाषा का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ करके परीक्षा पास कर लीजिए। भाषा लैंग्वेज सिर्फ उसका रोल इतना है, आप हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने विचारों को बोल करके या फिर लिख करके अभिव्यक्त कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसके अध्यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके अध्यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप वास्तविक जीवन में किस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भाषा अधिगम की बात की गई है, भाषा पढ़ाने की बात की गई है, भाषा सिखाने की बात की गई है। दो चीज़ें होती हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। आपने भाषा अर्जन जब आप बच्चे रहे होंगे, जब आपका जन्म आपके परिवार में हुआ होगा, तो आप अपने माता पिता और अपने समाज के लोगों के भाषा को कोई व्याकरण का नियम लेकर के थोड़ी सीखे थे। वो जिस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे थे, आपसे बातचीत कर रहे थे, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के शब्दों, उन्हीं की शब्दावलियों को धीरे धीरे अनुकरण करते हुए आपने उनकी भाषा को एक्वायर कर लिया, यानी कि अर्जित कर लिया, बिना व्याकरण के नियमों को सीखे, बिना औपचारिक तरीके से सीखे। तो इसी का प्रयोग भाषा अध्यापन में भी किया जाता है कि जितना ज़्यादा आप वास्तविक भाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चों को मौका देंगे, यानी जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए मौका देंगे, जितना अंतःक्रिया करने के लिए मौका देंगे, उतना ही बच्चा उस भाषा को सीखने के लिए सक्षम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वास्तविक भाषा प्रयोगः, यानी कि जितना आप वास्तविक जीवन में भाषा को प्रयोग करने का अवसर देंगे उतना ही वो इंपॉर्टेंट होगा, मतलब भाषा को सीखने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम 2005 एतत् अवधारयति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर आधारित है, एक सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि मूल्यांकनम परीक्षा आधारितम भवित्व, यानी कि ये कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के लिए होने वाली परीक्षा पर आधारित होता है। ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, एनसीएफ 2005 ये मानता है कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन मूल्यांकन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को अधिगम के दौरान कहाँ पर समस्या आ रही है, उस समस्या को पहचानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कहना कि मूल्यांकन परीक्षा आधारित हो, वो निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सतत मूल्यांकन की बात की गई थी एनसीएफ 2005 में, जिसमें बच्चा कक्षा में कोई भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए परीक्षा कराने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिशुक्षुभि बहव्य भाषाया शिक्षित्वा, यानी बोला जा रहा है कि जो शिक्षार्थी है उसको बहुत सारे भाषा सिखाने के संदर्भ में इस पर आधारित है, तो ये भी निगेटिव है। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में मानता तो जरूर है, लेकिन ये नहीं कहता कि आप बच्चे को बहुत सारी भाषाएं सिखा दीजिए। भारतवर्ष में 2 भाषा प्रणाली लागू है शिक्षा विभाग में, जिसमें पहली मातृभाषा और दूसरा आंग्ल भाषा, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं। लेकिन बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि आप, अगर आपकी कक्षा में एज ए टीचर आपकी कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग है, तो सबकी मातृभाषा का आप सम्मान करते हुए उस बच्चों को अपनी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, ये बहुभाषिकता होती है। यानी सबकी भाषाओं को, सबकी मातृभाषाओं को कक्षा में सम्मान देना बहुभाषिकता होता है। तो ये बहुभाषिकता नहीं कहता है कि बच्चों को सभी भाषाएं सिखाया जाए, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षु ज्ञान से प्राप्तकर्ता अस्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षु होता है, जो शिक्षार्थी है, वो ज्ञान प्राप्तकर्ता के तौर पर है। अगर ऐसा होता तो कक्षा में तो 50 बच्चे हैं, तो टीचर तो सबको एक साथ पढ़ा रहा है, यानी सबको इक्वल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, ज्ञान को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हम लोग अनुकरण करते करते आज हम लोग ज्ञान को केवल प्राप्त ही करना होता, तो आज सब लोग आइंस्टीन होते हैं, सब लोग न्यूटन होते हैं। तो ये ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ज्ञान की रचना करनी पड़ती है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षु ज्ञानस्य निर्माता अस्ति, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो अपने ज्ञान की निर्माता स्वयं करते हैं, ज्ञान के निर्माता हैं वो अपने। क्योंकि जो एनसीएफ 2005 की बात करें या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, दोनों रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद में सबसे बड़े जो समर्थक थे वो जीन पियाजे और लेव वाइकोस्की थे। उनका मानना ये था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, एक्टिव पार्टिसिपेट करके। ठीक है, तो शिक्षार्थी जो है वो क्या है, वो ज्ञान के निर्माता होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा पाठ्यक्रम में भवती, यानी कि भाषा पाठ्यक्रम कैसा होता है उस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, भाषा के पाठ्यक्रम में भाषा अध्यापन शिक्षणाय च उद्देश्यानि, मतलब कि भाषा हम लोग क्यों सीख रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि
आज हमारा भाषा का रोल बस इतना है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी तक 12वीं तक 2 लैंग्वेज शिक्षा प्रणाली लागू है, जिसमें आपकी मदर टंग और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 लैंग्वेज प्रणाली पर आधारित है, जिसमें अब बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। मतलब कि अभी जो सिस्टम है वो तो चलेगा ही, एक आपकी मदर टंग, एक इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चों को एक तरीके से विदेशों में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ये माना गया। ठीक है, तो आखिर आप कौन सी भाषा चुनेंगे, क्योंकि विदेशी भाषा में तो बहुत सारी विदेशी भाषा हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे लैंग्वेजेज सुझाए भी गए हैं। तो आप कौन सी भाषा सीखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस देश में जा करके काम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस देश में जाएंगे वहीं की तो भाषा सीखेंगे। यानी कि पहले आपका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है उस भाषा को सीखने के लिए, पहले ये डिफाइन होता है। तो ये बोला गया है उद्देश्यानी। उसके बाद देखिए उपकरणानी, यानी कि कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप भाषा को सीख सकते हैं। उसके बाद से विधिया दिया गया है, यानी कौन कौन सी विधि होगी जिसके माध्यम से भाषा सीख सकते हैं। विषय मूल्यांकन च, अब विषय आपने सीख लिया, अब उसके बाद से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, भाषा में आपने कितना अर्जित किया, कितना सीखा, इसके बारे में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन प्रक्रियायाम अंतर्निहिता संति, यानी कि लेखन प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या क्या अंतर्निहित होता है। ठीक है, तो देखिए लेखन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कुछ भी हमें लेख लिखना है, जिस भी टॉपिक पर हमें लिखना है, सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन खींचते हैं कि क्या क्या हमें इस लेख के अंतर्गत लिखना है, क्या हेडिंग होगी, क्या होगा। तो ये आउटलाइन हो गया, मोटा मोटी एक डिजाइन करना, अपने माइंड में ही आप चीज़ों को डिजाइन कर रहे होते हैं कि ये इस चीज़ में मैं लिखूंगा। उसके बाद से क्या करते हैं, आउटलाइन करने के बाद से आप ड्राफ्टिंग करते हैं। आउटलाइन एक मोटा मोटी था, मतलब ऊपर ऊपर। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट सोचते हैं कि हमारा मेन हेडिंग क्या होगा, उसके अंदर सब हेडिंग क्या होगा, उसके अंदर हम लोग क्या कंटेंट लिखेंगे, इसे बोला जाता है ड्राफ्टिंग। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग रिवाइज करते हैं कि जो चीज़ हमने आउटलाइन में, जो चीज़ हमने ड्राफ्ट में तैयार की है कि इस कंटेंट में, इस हेडिंग के अंतर्गत ये कंटेंट लिखा जाएगा, इस सब हेडिंग के अंदर ये कंटेंट लिखा जाएगा। तो आखिर आप जो चीज़ सोचे हैं अपने मन में वो सही है अथवा नहीं, यानी कि रिवाइज करेंगे। यानी कि अगर आपको कुछ संशोधन मिलता है, संशोधन करने की आवश्यकता है, गलती मिलती है, तो ये रिवाइज में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, त्रुटि संशोधन, यानी कि रिवाइजिंग करने में हमें पता चल गया कि ये गलती है, अब उस गलती को सुधारा जाएगा, जिसे हम लोग प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, त्रुटि संशोधन, यानी कि अगर हमें पता चला कि ये गलती है तो उसको फिर से सुधारा जाएगा। ठीक है, और फिर से सुधार करके फिर से हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे और अंत में क्या होता है, फाइनल ड्राफ्टिंग, यानी कि सुधारने के बाद से फिर से फाइनल अब हम लोग तय कर देते हैं कि हाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हेडिंग होगा, इसके अंदर ये कंटेंट लिखेंगे, इसके अंदर सब हेडिंग होगा, उसके अंदर फिर एक और सब हेडिंग होगा, उसके अंदर ये कंटेंट होगा। तो ये फाइनल ड्राफ्टिंग होता है। इसी क्रम में हम लोग लेखन प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले क्या होगा, विचारोत्तेजन योजना विधानम, यानी कि सबसे पहले हम लोग आउटलाइन करते हैं, उसके बाद से पांडु लेखनम जिसे ड्राफ्टिंग कहते हैं, उसके बाद से संशोधनम जिसे रिवाइजिंग कहते हैं, और उसके बाद त्रुटि संशोधनम जिसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं, और अंतिम में आता है अंतिम प्रारूपम जिसे फाइनल ड्राफ्टिंग बोलते हैं। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।